नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज एशियन गेम्स में भारत को डबल गोल्ड। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर में जीता सोना। अन्नू रानी ने भाला फेंक में किया कमाल। आज भारत के हिस्से 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी पदक तालिका में चौथे नंबर पर काबिज। लंबे वीकेंड के बाद भी बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी। आज भी विदेशी बाजारों ने बिगाड़ा मूड। सेंसेक्स 316, निफ्टी 110 पॉइंट गिरकर बंद। वेदांता की रिस्ट्रक्चरिंग से होगा निवेशकों का फायदा। अनिल अग्रवाल बोले, अलग अलग बिजनेस में मिलेगा निवेश का मौका। आज शेयर करीब 4% चढ़कर बंद। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की जोरदार लिस्टिंग। 20% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ शेयर। अपर सर्किट लगने के बाद कुल 32% चढ़कर बंद हुआ। चांदी 1.5 साल के निचले स्तर पर लुढ़की। आज एमसीएक्स पर भाव करीब 3000 रुपए टूटा। 65,800 के नीचे आया भाव। सोने में भी गिरावट। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सर्वदलीय बैठक में मंथन। इंडिया गठबंधन के दलों की देश भर में जातिगत जनगणना की मांग। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, हिंदुओं को बांटकर देश बांटना चाहती है कांग्रेस। क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े 7 पत्रकारों के घर दिल्ली पुलिस के छापे। पोर्टल पर चीन से फंड लेने का आरोप। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा वो पत्रकारों के साथ। 19वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन आज भी जारी रहा। गेम्स के 10वें दिन आज पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 14वां गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की डिकैथलन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। वहीं मोहम्मद अफसल ने भी पुरुषों की 800 मीटर में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा अर्जुन सिंह और सुनील सलाम की जोड़ी ने नौकायन में ब्रॉन्ज जीता। बॉक्सिंग में भारत की प्रीति और 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्याराम राज ने भी ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। दूसरी ओर भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग विमेंस इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए इस इवेंट में ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। आपको बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों और एथलीट्स ने अब तक 15 गोल्ड, 26 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज समेत कुल 69 मेडल जीत लिए हैं और पदक तालिका में भारत चौथे नंबर पर है। और अब बात करेंगे असली सोने चांदी की, जिनमें आज जोरदार गिरावट का दिन रहा। एमसीएक्स पर आज सोने का भाव 7 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया। भावों में लगभग 700 रुपए की गिरावट देखी गई। वहीं चांदी में भी 1.5 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है चांदी। एमसीएक्स पर आज 3300 रुपए से ज्यादा कीमतें टूट गई। ऐसे में आने वाले समय में भाव कहां तक जा सकते हैं और क्या है गिरावट के कारण, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। बताएं मनीषा जी। अगर सितंबर के महीने को देखें तो सोने में 6% की गिरावट और चांदी 15% यहां पर फिसलती हुई नजर आई है। और अक्टूबर की शुरुआत भी इसी तरह की कुछ नरमी के साथ हुई है, जहां पर सोना करीब 7 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और चांदी 1.5 साल के लोएस्ट लेवल छूती हुई नजर आई है। गिरावट इसलिए है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है, जो कि 11 महीने के हाइस पर कारोबार कर रहा है। और साथ ही साथ अगर 10 साल का बेंचमार्क यूएस ट्रेजरी यील्ड देखें तो वो 16 साल के हाइस पर है, जिसका लगातार दबाव हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा है। चांदी में कुछ ज्यादा गिरावट इसलिए भी है क्योंकि चांदी एक पार्ट इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और अगर मेटल्स की बात की जाए तो यहां पर सब तरफ 3 से 4% की गिरावट थी, जिसका भी असर यहां पर चांदी में पड़ता हुआ नजर आया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवन एज हेज फंड्स और मनी मैनेजर्स यहां पर सोने चांदी में बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स देखें तो वो लगातार यहां पर सोना अपने रिजर्व्स में ऐड करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ जो रिटेल खरीदारी है वो भी खासी यहां पर
स्ट्रांग है। जो ईगल मिंट के सिल्वर कॉइन्स हैं या फिर गोल्ड कॉइन्स जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनकी खरीदारी अच्छी खासी होती हुई नजर आई है। और ये जो भाव गिरे हैं, इसका फायदा भारतीय रिटेल भी उठाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर त्योहार हैं और अगले महीने से यहाँ पर शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। एंड इन एनी केस बाजार का ये मानना है कि जब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल यूएस की खत्म हो जाएगी और जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर हैं, चाहे वो फैक्ट्री है या सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसका फायदा सोना चांदी आगे जाकर जरूर उठाएगा। तो बाजार मानता है कि मुनाफा वसूली काफी हद तक हम देख चुके हैं। यहाँ से और 5-7% की अगर गिरावट मिलती है तो वो खरीदारी के मौके रह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो सोने और चांदी को 1 से 2 साल के नजरिए के हिसाब से खरीदना चाहते हो। शुक्रिया मनीषा जी। तो ये थी बात सोना चांदी की। और अब इक्विटी बाजार की बात। यहाँ पर भी गिरावट का ही दिन रहा। आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में गिरावट आई। इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 65,512 पर बंद हुआ। निफ्टी 110 अंक गिरकर 19,529 पर बंद हुआ। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताइए सुमित, क्या है आज की हाइलाइट्स? देखिए, आज भारतीय बाजारों में हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और 3 दिन के एक्सटेंशन के बाद मार्केट्स वापस आए हैं। तो आज थोड़ा प्रेशर ग्लोबल क्यूज से आता हुआ दिखाई पड़ा और ग्लोबल क्यूज का जो प्रेशर था वो मार्केट में प्रिवेल कर रहा था अक्रॉस द बोर्ड। तो आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली थी। मिड कैप स्मॉल कैप फर्स्ट हाफ में टूटे हुए थे। सेकंड हाफ में हालांकि रिकवरी आई। रिकवरी के बाद मिड कैप स्मॉल कैप तो फ्लैट बंद हुए, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर दबाव के साथ ही वहां पर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक में प्रेशर था। आईटी ने थोड़ा संभाला, लेकिन अदरवाइज मेटल में दबाव, ऑटो में दबाव और बाकी जो पीएसयू बैंकिंग को देखेंगे तो वहां पे खरीदारी रही। फार्मा में थोड़ा बहुत इक्के दुक्के स्टॉक में खरीदारी थी, लेकिन पीएसयू बैंक, रियल्टी, यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी। और बाकी सारे इंडिसेस में मेजरली प्रेशर आता दिखाई पड़ा। इसमें एनर्जी, ऑटो, फार्मा, ये सब ऐसे नाम थे जहां पर अच्छी खासी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मिड कैप फ्लैट, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला। तो ये बताइए सुमित कि सेक्टर्स और शेयर्स जहां सबसे ज्यादा एक्शन रहे वो कौन रहे आज? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें आज नाम शुमार था बजाज फाइनेंस का, लार्सन एंड टूब्रो का, जहां पे खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। साथ साथ टाइटन और बजाज फिनसर्व 1.5 से लेकर 2% तक की खरीदारी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज ओएनजीसी लीड कर रहा था निफ्टी में। करीब ओएनजीसी, आइशर के नंबर्स के बाद मारुति और आइशर दोनों में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा गिरने वाले शेयरों में। और हिंडाल्को, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा, तो वहां पर कुछ हद तक प्रेशर था। तो हिंडाल्को, मारुति, आइशर और ओएनजीसी जहां दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी थी। नेटवर्क 18, महानगर गैस, पीएनबी हाउसिंग 7 से लेकर 9% तक का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। और इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में एमसीएक्स, डेल्टा कॉप या फिर टाटा इन्वेस्टमेंट और आईआरबी इंफ्रा, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर कुछ हद तक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो 2.5 से लेकर 4.5% तक की बिकवाली यहां देखने को मिली। तो ओवरऑल आज सिलेक्टिव स्टॉक्स में अपमूव था, लेकिन एनर्जी स्टॉक्स के अंदर आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। और फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा का कहना है कि स्मॉल कैप शेयरों में रिस्क जारी रहेगा, इसलिए निवेशक सावधानी से निवेश करें। देवीना मेहरा ने आगे कहा कि आईटी में स्लोडाउन जारी है, मगर निवेशक मिड कैप आईटी में निवेश कर सकते हैं। मेरा ये नजरिया रहा है कि अभी आपको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्रैश का कोई बहुत बड़ा डर, जहां तक लार्ज कैप्स की बात मैं कर रही हूँ, वहां नहीं नजर आता है। उसी तरह का अगर आप लंबा समय देखें स्मॉल कैप्स में, तो बहुत सारे लोग निवेशक बाजार में नए आए हैं, उनको शायद इतिहास मालूम नहीं है कि स्मॉल कैप में जब तेजी आती है तब तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो जब क्रैश करता है तो वो फिर बहुत लंबे समय तक आपको कोई मौका नहीं देता है। बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं हुए, थोड़ा सा ओवरवेट है, उसमें भी मेरे ख्याल मिड कैप आईटी थोड़ा ज्यादा है। आज बाजार में भले ही गिरावट रही हो, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की शानदार लिस्टिंग ने निवेशकों को खुश कर दिया। बीएसई पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का शेयर 20% प्रीमियम के साथ 143 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ और लिस्ट होने के बाद शेयर 32% से ज्यादा उछाल के साथ 157 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड करता नजर आया। लगभग इसी स्तर पर शेयर बंद भी हुआ। आपको बता दें कि इसका आईपीओ 25 सितंबर को खुला था और आईपीओ का प्राइस बैंड 113 रुपये से 119 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की लिस्टिंग पर कंपनी के जॉइंट एमडी एंड सीईओ अरुण माहेश्वरी ने कहा कि कंपनी आईपीओ के जरिए 2800 करोड़ जुटाएगी, साथ ही 1200 करोड़ कैपेक्स पर भी खर्च होंगे।
ये टोटल जो आईपीओ है 2800 करोड़ रुपए का था, उसमें से 1200 करोड़ रुपए कैपेक्स प्लान के लिए जाएगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेट किया हुआ है। एक एलपीजी टर्मिनल बनेगा, अपग्रेडेशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल ऑफ मैंगलोर रहेगा, और कुछ छोटे और कैपेक्सेस हैं। 880 करोड़ रुपया डेट रिपेमेंट में जाएगा और 700 करोड़ रुपया जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए है। तो पोस्ट दिस नाउ आईपीओ नेट डेट पे अगर हम देखें तो इट्स ए नेट डेट फ्री कंपनी, बिकॉज देयर इज इनफ कैश इन द सिस्टम। सो लुकिंग एट द जो अभी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें फिर धीरे धीरे डिप्लॉय होगा पैसा, जो भी हमने स्टेट किया हुआ आरएसपी में। मेडिक्लेम लेने वालों की संख्या हर साल 10-15% बढ़ जाती है, लेकिन जब क्लेम लेने की बारी आती है तो ये उनके लिए राहत नहीं, आफत बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम क्लेम में गेम क्यों। मेडिक्लेम पॉलिसी में आधा अधूरा क्लेम सेटलमेंट सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अगर आप कंपनी के पीछे लगे रहें तो पूरा क्लेम भी मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कंपनियां क्या बहाने बनाती हैं और इसका क्या है उपाय? समझने के लिए देखते हैं केतन जोशी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये है अहमदाबाद की नैना बेन जोशी। इन्होंने स्टार हेल्थ से 5 लाख का मेडिक्लेम लिया था, ये सोचकर कि कभी बीमार पड़ेंगे तो पैसे की चिंता नहीं रहेगी। जब बीमार पड़ी तो हॉस्पिटल का 67,000 रुपए का बिल आया। पहले तो स्टार हेल्थ ने कहा कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर महीनों बाद क्लेम का पैसा तो मिला, लेकिन वो भी आधा, यानी 35,000 रुपए। बाकी 32,000 रुपए इन्हें अपनी जेब से देने पड़े। मेरे पथरी का दुखावा हुआ था तो अहमदाबाद में मैं दाखिल हुई थी अस्पताल में, और जो दाखिल हुई थी तो पहला जो पैसा था वो हमने दे दिया था अस्पताल में, और फिर हमने कंपनी ने जो हमें प्रोसेस की तो कंपनी ने हमने 67,000 बिल हुआ था हमारा, लेकिन हमने 67,000 बिल नहीं हमने परत दिया, लेकिन हमको 35,000 दिया, 35,000 समथिंग दिया है, ज्यादा नहीं दिया है। हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा। हालांकि इस पैसे को पाने के लिए भी नैना बेन जोशी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बारे में जब सीएनबीसी आवाज ने स्टार हेल्थ से बात की तो उनका कहना था कि मेडिक्लेम अप्रूवल नियमों के तहत किया गया है। अक्सर क्या होता है, जब रिइंबर्समेंट क्लेम होता है उसमें जब ग्राहक जाकर किसी अस्पताल में अपना इलाज करा लेता है बिना इंश्योरेंस कंपनी को बताए, और फिर बाद में आकर खाली बिल्स और क्लेम फॉर्म के द्वारा जब क्लेम करता है तो कई बार उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं जो कि एक फेयर सेटलमेंट के दायरे में नहीं दिखती हैं, और जो रेट्स चार्ज किए गए हैं या जो जिस तरह से पूरा इलाज हुआ है, कई बार उस पर काफी सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। नैनाबेन जैसी लाखों महिलाएं हैं जो कि अपने परिवार के ऊपर निर्भर है, फिर भी इंश्योरेंस इस उम्मीद से लेती है कि जब उनको अस्पताल जाना पड़े तो जो खर्च होता है वो उनका पूरा को पूरा मिले। लेकिन जब मनमानी पर उतर आते हैं ऐसी अस्पताल, तब जाकर न केवल इक्का दुक्का कंपनी के ऊपर लेकिन समूचे सिस्टम के ऊपर एक सवाल उठता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और मेडिक्लेम ग्राहक को क्लेम देने में कंपनियों की आनाकानी के खिलाफ सीएनबीसी आवाज की मुहिम क्लेम में गेम क्यों देखना मत भूलिए, रोज शाम 5 बजे। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद इस पर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। बिहार सरकार जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर सर्वदलीय बैठक कर रही है। वहीं जातीय जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हो गई है, जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बिहार सरकार और कांग्रेस के बाद अब इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी भारतीय जातीय जनगणना कराने की मांग करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पूरे देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। पता तो चले किस जाति की कितनी संख्या है, क्योंकि देश के अंदर तमाम जो योजनाएं बन रही हैं इस देश के अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ों के लिए, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस बात को कहा कि जाति जनगणना वो कराई जाए,
बिहार सरकार ने करा ली, इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बधाई। अब भारतीय जनता पार्टी को देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती क्योंकि वो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी नहीं देना चाहती। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस ने राज्य में 3 डिप्टी सीएम की मांग उठा दी है। इस जनसंख्या के आधार पर ही चारों तरफ से ये मांगे हो रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं। जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश बांटना चाहती है। देश को कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी दी है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जातीय जनगणना के आंकड़ों पर क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां वो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इसमें उन्होंने जमकर भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला। पीएम ने यहां मौजूदा सरकार, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां विकास या तो बैनरों में दिखता है या तो कांग्रेस नेता की तिजोरी में। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। छत्तीसगढ़ के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहां उन्होंने अपनी सभा को खत्म करने के बाद निजामाबाद में रोड शो भी किया। 5G नेटवर्क की शुरुआत को 1 साल हो गए हैं और देश के सभी शहरों में 5G सर्विस पहुंच चुकी है। एरिक्सन कंज्यूमर लैब ग्लोबल सर्वे के मुताबिक इस साल यानी 2023 में ही 3 करोड़ 10 लाख उपभोक्ता अपना फोन 5G में अपग्रेड करेंगे। सर्वे में 30% ने माना कि 4G के मुकाबले 5G में नेटवर्क ज्यादा बेहतर है और उन्हें हाई स्पीड मिल रही है। इतना ही नहीं, 14% लोग 5G के लिए ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हैं। 5G सेवाओं की शुरुआत का 1 साल पूरा हो चुका है।
अब आगे आने 6 महीनों में या 1 साल में हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5G डिवाइसेस और 5G हैंडसेट्स खरीदेंगे। तो हमारा जो फोरकास्ट वो कह रहा है कि अराउंड 31 मिलियन के करीब जो कंज्यूमर्स हैं वो 5G डिवाइसेस खरीद सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। 5G ने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर दिया है बाय 30% इन कंपैरिजन टू 4G। तो अब जबकि हमने नेटवर्क रोल आउट कर दिया है, अब जब एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर्स की बढ़ेंगी कि भैया हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, हमें कवरेज चाहिए, हमें अवेलेबिलिटी चाहिए, सो द नेक्स्ट फेज ऑफ 5G विल बी ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आज महसूस किए गए, जहाँ काफी देर तक धरती कांपती रही। इसके बाद दहशत में आए लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से निकलकर बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। पहला झटका 2:25 दोपहर में आया। इसकी तीव्रता 4.46 बताई जा रही है। इसके ठीक आधे घंटे बाद दोपहर 2:53 पर भूकंप का एक और झटका आया। इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई। इसका असर दिल्ली, एनसीआर, देहरादून, लखनऊ, जयपुर सहित उत्तर भारत में और भी कई जगहों पर पड़ा। दिल्ली पुलिस ने आज न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े 7 पत्रकारों के घर समेत कम से कम 35 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत नया केस दर्ज किया है। न्यूज क्लिक पर चीन से फंड लेने के आरोप हैं और ये पोर्टल दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और ईडी के स्कैनर पर पहले से ही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पोर्टल ने गैरकानूनी तरीके से फंड लिए हैं और अधिकारियों को दस्तावेज भी नहीं दिए। आज सुबह न्यूज क्लिक के कई पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें पहुंची। उनके लैपटॉप, मोबाइल और दूसरी चीजें जब्त कर ली गईं और कुछ पत्रकारों को पूछताछ के लिए रोक कर भी रखा गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर पत्रकारों के साथ होने की बात कही है और सरकार से डिटेल्स जारी करने की मांग रखी है। सच बोलता है। इस अमृतकाल में जो सरकार से सवाल पूछता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ यूएपीए लगाया जाता है और इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। जल्द ही आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा मिल सकेगी। OneWeb और रिलायंस जियो इसी महीने से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए ट्रायल की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। बताएं असीम। जो कंपनियां हैं वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देना चाहती हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी अड़चन ये है कि कंपनियों को अभी तक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। अभी इस पर ट्राई की सिफारिशें आना बाकी हैं। उसके बाद तय होगा कि इसकी नीलामी की जाएगी, कब की जाएगी, तो उस प्रक्रिया में टाइम लगेगा। लेकिन कंपनियां चाहती है कि हम इसकी तैयारी पहले से कर ले। जब सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, OneWeb और रिलायंस जियो दोनों ने दूरसंचार विभाग के पास ट्रायल स्पेक्ट्रम लेने के लिए अप्लाई किया है। 10 अक्टूबर को इंटरनेशनल कमेटी की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद कंपनियों को ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम सरकार आवंटन कर सकती है। एक बार ये स्पेक्ट्रम आवंटन हो जाएगा तो सरकार उसके जो कंपनी है उसके बाद इनका अपना ट्रायल करेंगी। 3 से 6 महीने तक कंपनी ट्रायल कर सकती है। इस बीच जो ट्राई है वो अपनी सिफारिशें भी दे देगा और उसके बाद जैसे ही स्पेक्ट्रम सरकार देगी, कंपनी अपनी कमर्शियल सर्विसेज लॉन्च कर सकती है। तो जो भी पहले जितने भी फीडबैक्स सर कंपनियां लेना चाहती हैं या ट्रायल करना चाहती हैं वो अगले 3 से 6 महीने के अंदर कर सकती हैं। धन्यवाद असीम। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।